हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग चल रहा है, और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को हम लोग धीरे धीरे कछुआ चाल से कछुआ चाल ही कही जाएगी कि कछुआ चाल से हम धीरे धीरे इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, यह जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, उसमें मीनिंग, उसके अर्थ, उसके जो डेफिनेशन है, उसके जो क्यों ऑब्जेक्ट, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, क्यों इसका वैल्यूशन किया जाता है, ये सब बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति लेखांकन क्या होता है और इसके गुण बताइए या इसके दोष बताइएगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, जब इसकी दोष की बात करेंगे या इसकी मेरिट्स की बात करेंगे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आप इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख देंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमको समझ लेना है इसके अर्थ समझने के बाद देखिए, आपको मेरिट्स जो है बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्लियर हो गए होंगे। और इसमें क्या क्लियर किया, देखिए जैसे पहला पॉइंट मेरिट्स का हम लोग देखते हैं, तो कह रहा है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे की सही और सच्ची स्थिति का प्रदर्शन करना। जब हमने देखा कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन में जो हमारे पास्ट एसेट्स होती हैं, पुरानी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाते हैं। और जब हमने उन हिस्टोरिकल कॉस्ट को आज की करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, आज के रुपए के हिसाब से परिवर्तन कर दिया, तो फिर तो हमारी एसेट्स की वैल्यू सही हो गई। एसेट्स की वैल्यू जो है वो सही दिखाने लगा। अब बैलेंस शीट इसका मतलब क्या पिक्चर क्लियर करेगा हमको, ट्रू एंड फेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। मॉनेटरी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग थ्रो करने से हमारा जो सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि जो बैलेंस शीट है वो, उसका जो बैलेंस शीट से जो हमको रिसीव होता है, बैलेंस शीट से जो हमको रिजल्ट्स मिल रहा होता है, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होता है। दूसरा क्या होता है कि नॉलेज ऑफ रियल प्रॉफिट। देखिए, नॉलेज ऑफ रियल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि हमको जो लाभ है, जो रियल लाभ है, उसकी जानकारी हमको सही हो जाती है। हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हम लोग पीछे हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट को मेंटेन कर रहे थे, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से आप लोगों ने ये समझा कि जो भी हमारे पास डेप्रिसिएशन आता है, वो डेप्रिसिएशन हम लोग जितने रुपए की एसेट्स हम लोगों ने पीछे खरीदी थी, उस पर हम लोग वैल्यूट करते हैं। जबकि मार्केट में करेंसी का रेट आज के हिसाब से बढ़ गया है, तो ऐसे करेंसी के रेट के बढ़ जाने के कारण से हम लोग डेप्रिसिएशन को हमेशा कम ही करके दिखाते थे, क्योंकि करेंसी के हिसाब से तो हम लोग उसे कन्वर्ट नहीं करते थे, और जिसके कारण से प्रॉफिट हमारा ज़्यादा दिखाता था। अब प्रॉफिट ज़्यादा दिखाता था तो उसके हमें बहुत सारे नुकसान होते थे, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती थी, कमीशन ज़्यादा देना पड़ता था, और डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करना पड़ता था, बोनस ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता था। तो इसलिए इस इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करने से हमका जो प्रॉफिट है, हमारा जो प्रॉफिट आता है, वो रियल प्रॉफिट हमको क्लियर होता है। जो प्रॉफिट की जानकारी मिलती है वो बिल्कुल वास्तविक होती है, रियल होती है। तो ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अंदर हो जाता है। तीसरा पॉइंट है आप लोगों का इक्वलिटी बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। अभी देखिए, आप लोगों ने बताया कि जो हमारा प्रॉफिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब जो जो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा क्या दिखाता था आपको, अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा दिखाता था आपको ज़्यादा है। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब कि जो जिस हिसाब से हमने अकाउंट बनाई, और अकाउंट हमने किसके हिसाब से बनाए, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के हिसाब से, ऐतिहासिक लागत पद्धति के हिसाब से। बट अब जो हमारे अकाउंट्स, हम लोग इन्फ्लेशन को जब अकाउंट्स में डालने लगते हैं, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल के जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, आर्थिक लाभ, ठीक है। तो जो रियल पिक्चर क्लियर कर रहा है वो कर रहा है इकोनॉमिक प्रॉफिट,
जो हम लोग अकाउंट के बेस से प्रॉफिट निकालते हैं वो निकालते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि जो पुराने वाले मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाए हैं, जो हम लोगों ने पुराने वाले के हिसाब से स्टॉक मेंटेन किया है, उसी को तो हम लोग आज की करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। और आज की करेंसी के हिसाब से जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन से जो हमने P&L अकाउंट बनाया है उससे जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो हम लोग इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को किसके बराबर कर लेते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट के बराबर कर लेते हैं। इससे हमको आसानी हो जाती है, संस्था का सही लाभ दिखने लगता है। बढ़ा हुआ जो लाभ है वो जो है हम लोग डेप्रिसिएशन के अमाउंट से हम लोग एनालिसिस अब कर लेते हैं कि जो रियल में बढ़ा हुआ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, रियल में बढ़ा हुआ प्रॉफिट नहीं है, वो इन्फ्लेशन करेंसी के हिसाब से हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो यह जो डिफरेंसेस आता है, इस डिफरेंसेस के ख़त्म करने से अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसा हो जाता है? इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप नंबर 4, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज पॉसिबल। स्थायी संपत्तियों का प्रतिस्थापन संभव। हमने आपको बताया था कि कोई भी एसेट्स पे जब डेप्रिसिएशन लगाया जाता है या किसी भी संपत्ति को समाप्त किया जाता है, रिटन ऑफ किया जाता है, ऑब्सोलेंस आउट ऑफ फैशन किया जाता है, तो उसका जो हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब रिप्लेसमेंट करते हैं तो रिप्लेसमेंट करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में से घटा के दिखा देते हैं, या हम लोग क्या काम करते हैं कि उस डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर करके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड के नाम से। अब वो इसलिए किया जाता है कि आफ्टर समटाइम्स 10 साल या 12 साल बाद जब वो एसेट्स है मशीन ख़राब हो जाएगी तो हम उस पैसे से नई मशीन खरीद सकें। अब हम क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं पुराने हिसाब से, हमारे पास करेंसी का जो रेट है वो नया आ गया आज की करेंसी के हिसाब से, तो हम तो कन्वर्ट करते नहीं थे, लेकिन अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और कन्वर्ट करने के कारण से हम देख लेते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन में कितना पैसा कलेक्ट किया है और अब हमें कितना पैसा और डालना है, तो रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाता है, यानी उस एसेट्स को हम नई एसेट से रिप्लेस बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो ये हमें फ़ायदा हो जाता है। नंबर 5 है हम लोगों का रियल रेशियो एनालिसिस, सही अनुपात विश्लेषण। अब देखिए रेशियो हम लोग किस में निकालते थे? रेशियो हम किस में निकालते हैं बच्चों? रेशियो हम लोग जो निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं किस में? कि जिसमें हम लोग संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट की कैपेसिटी को पता कर सकें, उसकी एक्टिविटी को पता कर सकें, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका हम लोग एनालिसिस कर सकें। देखिए रेशियो का मतलब ही ये होता है कि हम यह पता लगाते हैं कि हमारा प्रॉफिट के बेस पर, हमारी सेल कितनी हो रही है, या सेल के बेस पर हमारी जो है प्रॉफिट कितनी हो रही है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, इस चीज़ को हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो जब जब हमारे पास इन्फ्लेशन के हिसाब से चेंज ही नहीं करते थे तो हमारे रेशियो जो भी आते थे वो सब कैसे आते थे? इन्फ्लेशन हमारे, वो सब इन्फ्लेशन हमारे रॉन्ग होते थे। अब क्या हो गया कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही आज के करंट के हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया, तो जब करंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया तो अब सेल रेशियो निकालो, चाहे प्रॉफिट जीपी रेशियो निकालो, चाहे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, जितना भी रेशियो, जितना भी अनुपात आप लोग निकालेंगे वो सब के सब हमारे सही निकल कर आएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है डायनेमिक अकाउंटिंग टेक्निक। देखिए डायनेमिक अकाउंटिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, और गतिशील का मतलब होता है कि जो समय के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर ले, चेंजिंग कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे कि अपने अकाउंट्स के अंदर हम लोग ओल्ड पैटर्न के हिसाब से, ओल्ड वैल्यू के हिसाब से, पुराने वाली करेंसी की इंडेक्स नंबर के हिसाब से ही अकाउंट को मेंटेन करके चल रहे थे, जबकि आज का रेट कुछ और है, आज की वैल्यू कुछ और है, तो हम लोग उसे चेंज नहीं करते थे। बट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करने से अब हम आसानी से आज के हिसाब से अपने अकाउंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है जैसा समय चल रहा है, जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके हिसाब से हमने अपनी अकाउंट्स की टेक्निक को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक अकाउंटिंग टेक्निक्स। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नंबर 7 पॉइंट है आप लोगों का रियल कैलकुलेशंस ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
कह रहा है कि विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की सही गणना। अभी एक बात समझिएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, पहले तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जो भी आप लोगों ने पैसा लगाया उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, उस कैपिटल को जो आपने लगाया है, आप बेवकूफ़ नहीं है कि आप कैपिटल लगा के भूल जाएंगे कि कुछ रिटर्न कुछ भी पैसा नहीं चाहते हैं। आप बिजनेस में कैपिटल यूँ लगाए हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट मिले, आपको मिलने वाला जो लाभ है वो ज़्यादा हो। जब इस तरीके से आपको अगर लाभ ज़्यादा नहीं होगा, आपको प्रॉफिट अगर ज़्यादा नहीं होगा, तो आप अपनी कैपिटल को वापस चाहेंगे। अब हुआ क्या, क्योंकि आपके जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट मेथड के हिसाब से मेंटेन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिखाता था, और प्रॉफिट ज़्यादा दिखाता था तो आपको लगता था कि जितनी आपने कैपिटल लगा रखी है उस पर आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। जबकि आपको यह पता नहीं होता था कि आज की करेंसी का जो रेट है वो क्या चल रहा है, तो करेंसी के हिसाब से आपने अकाउंट्स को चेंज ही नहीं किए। तो अब करेंसी के हिसाब से जब अकाउंट्स को आप लोग चेंज कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल सही जो रेट ऑफ रिटर्न है, सही रिटर्न है, वो आपको निकल के आ जाती है। जो आप लोगों ने काल्पनिक जो एज्यूम करके जो आप लोगों ने दिमाग में बैठा रखी थी कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ऐसा अब आपको नहीं पता चलेगा। अब आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर पिक्चर निकल के आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का नंबर 8 है आप लोगों का, इंक्रीज इन सोशल प्रेस्टीज, व्यवसाय की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। देखिए, सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है कि समाज में उस फर्म की, उस बिजनेस की, उस कंपनी की वैल्यू कितनी है। और ध्यान रखना कि समाज में किसी भी बिजनेस की वैल्यू, किसी भी जो भी बिजनेस चलता आ रहा है, जो कंपनी चल रही, जो फर्म चल रही है, उसकी वैल्यू जो इंक्रीज़ होती है वो कब होती है, जब शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी सही टाइम पे मिलती है, और जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट बिल्कुल क्वालिटी वाला होता है। तो ये सब चीज़ें कब हो सकती हैं, जब हम लोग अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करें। जब प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो हमें प्रॉफिट की सही जानकारी होगी। जब प्रॉफिट की सही जानकारी होगी तो हम उस प्रॉफिट के बेस पर ही अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं, ज़्यादा डिविडेंड बांट सकते हैं, या सही पिक्चर क्लियर हम लोग कर सकते हैं। तो इससे हमारी समाज में भी सही वैल्यू बैठेगी कि भाई ये जो बिजनेस चल रहा है बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पे काम करते हैं लोग, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। जो भी पिक्चर मार्केट में भेजते हैं, मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो बिल्कुल क्लियर होती है, बिल्कुल फेयर होती है, और जो है बिल्कुल भी बायस नहीं होती है, पक्षपातपूर्ण नहीं होती है। नंबर 9 पॉइंट है, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड मेकिंग। कह रहा है संस्था की नीति और नियोजन बनाने में सहायक होती है। देखो, एक बात समझ लीजिएगा कि जो भी हम लोग पॉलिसी बनाते हैं वो अकाउंट्स के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। और जब अकाउंट्स के हिसाब से बनाते हैं तो अकाउंट्स हमारे कैसे होने चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जिसमें प्रॉफिट्स की सही जानकारी मिल रही हो, एसेट्स की सही वैल्यू दिखाई जा रही हो, डेप्रिसिएशन की सही वैल्यू दिखाई जा रही हो। अब आप एक बात बताइएगा कि जब आपके अकाउंट्स ही पहले गलत मेंटेन हो रहे थे तो आप क्या पॉलिसी बनाएंगे और क्या फॉर्मुलेटिंग करेंगे उसको, तो कुछ नहीं कर सकते, सब बेकार पॉलिसी और कर रहे थे आप लोग। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपकी जब अकाउंट्स बिल्कुल सही पिक्चर क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, वो सब बिल्कुल परफेक्ट होगी। ओके, ये हमको फ़ायदा हो जाता है। नंबर 10 है आप लोगों का, मेंटेनिंग रियल कैपिटल, वास्तविक पूंजी को बनाए रखना। तो वास्तविक पूंजी का मतलब समझते हैं आप लोग। वास्तविक पूंजी का मतलब हो गया कि जो मुद्रास्फीति लेखांकन में जो भी मूल्य स्तर परिवर्तन के प्रभाव के लिए संस्था की लाभदायक में आवश्यक समायोजन सुनिश्चित किए जाते हैं। यानी कि जिस हिसाब से हमको यह पता होता है कि हमने जितनी कैपिटल लगाई है उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर लाभ ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो फिर हम लोग क्या काम करेंगे, इसका मतलब कि हमारी जो कैपिटल है वो अच्छा वर्क कर रही है। और अगर हमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है, अंडर कैपिटलाइजेशन हो सकता है, ज़्यादा पूंजी हो सकती है, कम पूंजी हो सकती है। तो हम पूंजी में हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि ज़्यादा डिविडेंड ना देके, ज़्यादा टैक्स ना देके हम लोग अपनी पूंजी का कटाव रोक सकते हैं। अभी आपने पीछे के पॉइंट पढ़ा था पूंजी का कटाव, तो पूंजी का कटाव क्या होता है, जब हमें पिक्चर रियल नज़र आएगी, हमको प्रॉफिट बिल्कुल सही पता होगा, तो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, लाभांश कम दे सकते हैं, टैक्स कम दे सकते हैं, और अपनी पूंजी की वास्तविक स्थिति को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, ये पूंजी का कटाव से रिलेटेड टॉपिक है।
पॉइंट है। नंबर 11 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी कि हित रखने वाले पक्षकारों के हितों की रक्षा। हित रखने वाले पक्षकार कौन से होते हैं समझ लीजिएगा, कि जिनको हमारे बिजनेस से कुछ मिल रहा है वो कहलाते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज। जैसे जैसे सबसे पहले देखिए, दो तरह के जो है हमारे पास जो है इंटरेस्टिंग पार्टीज होंगी जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड बातों को जानना चाहेंगी। जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हो गया कि जो अंदर के लोग हैं, अंदर के लोग कौन कौन होंगे, जैसे ओनर है, मालिक हमेशा पता करना चाहेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वो जानकारी चाहेगा। एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ हमेशा चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की सिचुएशन सही पता चले, क्या है कैसे है, क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा सैलरी ले सकते हैं, ज़्यादा बोनस ले सकते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं वो चाहते हैं कि हमको जो डिविडेंड मिले वो ज़्यादा मिले। तो ये लोग हमेशा इंटरेस्टिंग पार्टीज होती हैं, ये हमेशा जानना चाहती हैं कि प्रॉफिट सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो अब सही क्लियर हो जाता है। एक्सटर्नल में कौन लोग आ सकते हैं, जिन लोगों से हमने लोन लिया है, यानी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने हम लोगों को लोन दिया है, या बैंक। तो बैंक हमेशा जानना चाहेगा कि हमारी जो बिजनेस है उसकी सिचुएशन कैसी चल रही है, बिजनेस की सिचुएशन अच्छी चल रही है, बेकार चल रही है। दूसरा, कि जो क्रेडिटर हैं, जो लोग हमको उधार पैसा देते हैं, जो हम लोगों को उधार माल देते हैं, वो भी हमेशा जानकारी चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट सही चल रहा है या लॉस चल रहा है, इसकी जानकारी वो हमेशा चाहते हैं, ठीक है। या जो है पब्लिक है या गवर्नमेंट है, ठीक है ना, पब्लिक आएगा, गवर्नमेंट आएगा, ये सब बाहर के लोग हैं जो हमेशा ये जानकारी चाहते हैं कि हमारी संबंधित पक्ष हैं, ये इंटरेस्टिंग पार्टीज़ हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल पोजीशन को हमेशा चेक करना चाहेंगे, हमेशा जानकारी रखना चाहते हैं। और यह जो जानकारी रखना चाहते हैं तो इनको हमको देना भी चाहिए। तो इसलिए अब क्योंकि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होने के कारण से हमें प्रॉफिट बिल्कुल रियल पता चलता है, सिचुएशन बिल्कुल सही पता चलती है, इसलिए हम उनको जानकारी जो दे पाते हैं बिल्कुल सही दे पाते हैं। तो ये जो है आपका 11 पॉइंट आपका हो जाता है। आई होप आपको जो है ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो है इसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जीबी कंजप्शन होता है और जो है लोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।